स्वहस्तालिखितं लिंगं शुद्धप्रवणमन्त्रकं यंत्रलिंगं समालिख्य प्रतिष्ठावाहनं चरेत्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के कार्यक्रम में। आज आपसे 5 ऐसे सिद्धांत जो ज्योतिष के अलग अलग बिंदुओं को परिभाषित करेंगे, अलग अलग ग्रहों को लेकर के होंगे, कुछ भावों से भी संबंध होंगे उनके। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। 5 बिंदुवार आपको सिद्धांत बताऊंगा जो सभी प्रकार के ज्योतिषीय गणित में भी देखने को मिल जाता है या प्रत्येक कुंडली पर लागू हो जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, कार्यक्रम शेयर भी किया जाए, शेयर करना चाहिए और साथ ही साथ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रविवार को शाम का कार्यक्रम देख लीजिए, उसमें आपकी कुंडली का चयन हो सकता है। अपने प्रश्न भी लिख देने चाहिए। सबसे पहली बात है जो चंद्रमा को लेकर के है। आप लोग तो मेरे नियमित दर्शक हैं और जानते हैं कि मैं अपने कुंडली विश्लेषण से लेकर के जितने भी अभी तक कार्यक्रम बनाए हैं उसमें कभी भी चंद्रमा को कभी भी त्यागा नहीं है। हमेशा चंद्रमा को सबसे पहले देखता हूं, क्योंकि चंद्रमा से ही वर्तमान का निर्धारण होता है। और एकमात्र चंद्रमा जिस जातक की कुंडली में, ये पहला सिद्धांत है, एकमात्र चंद्रमा जिस जातक की कुंडली में बली होकर के बैठे हैं वो 1 गुणा नहीं 100 गुणा सुखी रहता है। अब ये बहुत सावधानी से समझने की बात होगी कि वो धन से भी सुखी रहता है और मन से भी सुखी रहता है और जन से भी सुखी रहता है। धन, क्योंकि चंद्रमा वर्तमान के कारक हैं और धन के फ्लो के कारक हैं। कैसा धन आएगा, रुक रुक करके या एक एक करके या कम कम या कभी ज़्यादा कभी कम, ये चंद्रमा ही के ऊपर निर्भर करता है। वही चंद्रमा मन के कारक हैं, ये तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि मन, मस्तिष्क, माता ये अगर आपके पास नहीं है तो आप भाग्यहीन कहे जाते हैं। और साथ ही साथ जन के भी कारक हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होते हैं, दुखी होते हैं, उसके संबंध लोगों से खराब होते हैं, क्योंकि वो स्वयं का ही पहले अपना नहीं होता तो वो दूसरों का क्या होगा। इस वजह से ज्योतिष में सबसे प्रमुख तौर पे अगर किसी ग्रह की गणना महत्वपूर्ण ग्रहों में होती है तो पहले नंबर पे मन के कारक मनस्तु हितगु चंद्रमा ही आते हैं। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत कहता है कि अगर चंद्रमा के जिस भी भाव में बैठे हैं, मान लीजिए 10वें स्थान में बैठे हैं, इसके ठीक अगले घर में अगर सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह बैठा है तो ये सुनफा योग होता है। इसी चंद्रमा के ठीक पीछे सूर्य के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो ये अनफा योग होता है। क्लियर है। और इसी चंद्रमा के ठीक आगे और पीछे दोनों ही तरफ सूर्य को छोड़ करके कोई ग्रह बैठे हों, यहां बुध बैठ गए, यहां शनि बैठ गए, तो ये चंद्रमा दुर्धरा योग उत्पन्न करने वाले होते हैं। और ये दोनों ही योग, तीनों ही योग जातक को महान सुखी बना देता है। महान सुखी है ना। इसमें फिर आपकी जन्म कुंडली में चाहे कितने दुर्योग बने हों, कोई फर्क जातक को नहीं पड़ता है। वो छत्रपति हो जाता है, जनप्रिय हो जाता है और जन के द्वारा पूजित होता है। ये दूसरा सिद्धांत है। उसी में बात करते हैं। तीसरा सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली के लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, नवम में और एकादशवें में अगर चंद्रमा बैठे होते हैं तो ये भी व्यक्ति को प्रेमी किस्म का बनाते हैं, सुखी बनाते हैं, धन धान्य से परिपूरित करने वाला बनाते हैं और व्यक्ति को सुधी जन बनाते हैं। जन पूजित का अर्थ अलग होगा। सुधी जनों की चिंता करने वाला, साधु संत महात्मा जो हैं, इन लोगों को दान देने वाला और उनके हित की चिंता करने वाला होता है। ये एक अलग सिद्धांत होगा। लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, नवम और एकादशवें के चंद्रमा व्यक्ति अपने दुखों से ज्यादा दूसरों के दुखों को
समझने वाला होता है। अपने सुख और दुख से उसको उतनी ज़्यादा लिप्सा नहीं रहती है जितना वो किसी दूसरे के दुख और सुख से अपने आप को खुश और कमज़ोर समझता है। ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली में अगर किसी भी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति के ऊपर चंद्रमा का या चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ जाए तो वह व्यक्ति ग्रंथों का दान करने वाला होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ग्रंथों का दाता होता है। पब्लिकेशन का मालिक हो जाए, बहुत सस्ती कीमत पे लोगों को पुस्तक दान करने वाला या पुस्तक उपलब्ध कराने वाला होता है। महान धर्म का प्रचारक होता है ना। लेखक, कवि और बिंदुवार प्रक्रम को लिखने वाला होता है। एक भी चीज जो वो लिख दे तो वो छूटती नहीं है कि ये गलती हो गई। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों या एक दूसरे के चौथे दसवें के संबंध में हो, मतलब गज केसरी वाली जो स्थिति दिख रही है अगर, तो वो व्यक्ति बहुत ही पेरियोडिकली लिखने वाला होता है, बहुत ही संतुलन बना करके लिखने वाला होता है। उसकी लेखनी बड़ी ही मजबूत और प्रखर होती है। ये चौथा सिद्धांत है जो गुरु और चंद्रमा से संबंध बनाता है। पांचवा और आखिरी सिद्धांत कहता है कि अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा पक्ष के बल से बलवान हैं, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के बीच में हैं, तो व्यक्ति झूठ बोलने से बचना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके मुख से कभी झूठ निकले। यही अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पक्ष बल से बलवान है तो ये आपको अपने पद से ज्यादा आपकी प्रतिष्ठा की भूख आपको दे देते हैं। ये इसी चंद्रमा का प्रतिफल होता है। यही चंद्रमा अगर आपकी कुंडली के पक्ष के बल से बलवान है तो ये चंद्रमा आपको लोगों से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं और आपको दरियादिल इंसान बनाते हैं। बड़ा ही हृदय का एकदम बिल्कुल मजबूत और बड़ा ही हृदय का उदार होता है, विशाल हृदय वाला होता है, उदार मना होता है, महामना होता है ना। ये 5 सिद्धांत जो चंद्रमा के बारे में प्रत्येक जन्म कुंडली पे लगभग 100% लागू हो ही जाता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। शास्त्र में बात आई कि एक तो स्वयंभू शिवलिंग हो गए और एक बिंदु स्वरूप शिवलिंग होते हैं। शास्त्रकार लिखते हैं यहां पे बिंदु लिंग, भगवान वेदव्यास ने लिखा बिंदु लिंग, जहां आप स्वयं से सोने के पत्र पे या तांबे के पत्र पे उनकी ओमकार की स्थिति बना दी, चित्र बना दिया, प्रणव लिंग बना दिया और उसमें ही भगवान शिव का आवाहन कर दिया, तो वही आपके मनोनुकूल परिणाम को देने वाले हो जाते हैं। जहां आपकी श्रद्धा है वहीं वो यंत्र में से ही भगवान प्रकट हो जाते हैं और आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।